जब इन कंपनियों को ये कहा जाता है कि इंजन भारत में बनाओ, तो वो कहते हैं वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो बनाएंगे तो रोजगार भारत के लोगों को मिलेगा, उनको रोजगार अपने देश के लोगों को देना है। तो जैसे मोटरसाइकिल वगैरह का इंजन सीधे इंपोर्ट करके आता है, इसी तरह से बड़ी बड़ी कारों के इंजन विदेशों से सीधे इंपोर्ट होके आते हैं, ट्रकों के इंजन सीधे इंपोर्ट होके आते हैं, बसों के इंजन इंपोर्ट होके आते हैं। भारत में तो सिर्फ फिट करके उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजी में कुछ 10% हिस्सा है जहाँ पर वो कोलैबोरेशन में काम करते हैं, लेकिन वहाँ भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, अपने देश से बनी बनाई मशीनें लाकर भारत में फिट करके बेचते। और एक हिस्सा है भारत का जो सबसे महत्व का हिस्सा है, जिसको हाईटेक कहा जाता है, उच्च तकनीकी कहा जाता है, उसमें कभी कोई विदेशी कंपनी इस देश में नहीं आती। मैं आपको नाम लेके बताऊं, सैटेलाइट बनाना हाई टेक्नोलॉजी का काम है, बहुत कठिन टेक्नोलॉजी होती है, बहुत क्लिष्ट टेक्नोलॉजी होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। सैटेलाइट बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन सैटेलाइट बनाने के लिए आज तक इस देश में कोई विदेशी कंपनी नहीं आई। आपको सुनकर हैरानी होगी, भारत देश ने अपना सबसे पहला सैटेलाइट 1975 के साल में छोड़ा था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट 1975 में हमने अंतरिक्ष में छोड़ा, और उसके बाद हमारे 20 सैटेलाइट अंतरिक्ष में गए हैं, और अभी लेटेस्ट हम तो दूसरे देशों के सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में छोड़ने लगे हैं। इतनी तकनीकी का विकास इस देश में हुआ है, ये संपूर्ण स्वदेशी पद्धति से हुआ है, स्वदेशी के सिद्धांत पर हुआ है और स्वदेशी आंदोलन की भावना के आधार पर हुआ है। इसमें वैज्ञानिकों ने काम किया है वो स्वदेशी, इसमें जो तकनीकी इस्तेमाल हुई है वो स्वदेशी, इसमें जो कच्चा माल इस्तेमाल हुआ है वो स्वदेशी, इसमें जो टेक्नीशियन लगे हैं, जो मैकेनिक लोग लगे हैं, वो सब स्वदेशी। इनको छोड़ने के लिए अंतरिक्ष में जो काम हुआ है वो भी हमारी प्रयोगशालाएं स्वदेशी, इनके नियंत्रण का काम होता है वो भी प्रयोगशालाएं स्वदेशी। तो ये सारा कुछ स्वदेशी के सिद्धांत पर आधारित है सैटेलाइट के क्षेत्र में हमारा काम। और आपको मालूम है, अब सैटेलाइट छोड़ने के क्षेत्र में भारत अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन के बाद 5वें नंबर का देश हो गया है। एक ज़माने में ये देश हमको चिढ़ाया करते थे कि भारत का सैटेलाइट अपने देश में से छोड़ने की अनुमति नहीं देते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि हम सैटेलाइट बनाते थे, दूसरे देशों से छोड़ने के लिए जाते थे, लेकिन वो नहीं मानते थे। अब तो हमने अपने देश में ऐसे स्टेशन विकसित किए हैं। श्री हरिकोटा ऐसा ही इस देश का बड़ा विशेष केंद्र है, जहाँ से हम अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ते हैं, सैटेलाइट लेके जाते हैं, और दूसरे देशों के सैटेलाइट भी हमारे रॉकेट लॉन्चर से हम छोड़कर आते हैं। इतनी तरक्की और इतना विकास इस देश में हुआ पिछले 30 वर्ष में, तो सिर्फ स्वदेशी की ताकत और स्वदेशी के सिद्धांत पर हुआ है। एक और उदाहरण देता हूँ, मिसाइल बनाने की जो टेक्नोलॉजी है ये संपूर्ण स्वदेशी है, भारत में विकसित हुई है। आज से 30 साल पहले भारत के पास कोई मिसाइल नहीं थी अपनी, हम विदेशी मिसाइलों पर निर्भर थे, या तो रूस की मिसाइल हमें मिले या अमेरिका हमको दे। लेकिन 30 साल से इस देश के वैज्ञानिकों ने, विशेष रूप से DRDO के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत और परिश्रम करके मिसाइल बनाने की स्वदेशी तकनीकी विकसित की। हमने 100 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल बनाई, फिर 200 की, फिर 500 की, फिर 1000 की, फिर 1500 की, अभी 2000 की, अभी 2500 की, और अब 5000 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल इस देश में विकसित हो गई। और जिन वैज्ञानिकों ने ये पराक्रम किया है, जिन वैज्ञानिकों ने ये परिश्रम किया है, वो सारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। उनका हम सबको बहुत सम्मान करना चाहिए कि विदेशों से बिना एक पैसे की तकनीकी लिए हुए संपूर्ण स्वदेशी और भारतीय तकनीकी पद्धति से उन्होंने मिसाइलें बनाकर दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। जिन वैज्ञानिकों ने ये सारा पराक्रम किया, सारा परिश्रम किया, महत्व की बात उनके बारे में जो ये है कि वो सब यहीं पैदा हुए, यहीं बढ़े, यहीं पढ़े और यहीं रिसर्च किया, और इतना ऊंचा उन्होंने स्थान दुनिया के सामने भारत का स्थित करवा दिया। आप जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के मिसाइल का जो प्रोजेक्ट चला उसके पितामह माने जाते हैं।
हिंदुस्तान के मिसाइल की तकनीक का इतना ज़्यादा स्वदेशी विकास हुआ डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों की रात दिन मेहनत और परिश्रम का है। और एक तीसरा उदाहरण देता हूँ, आज से 50 साल पहले तक सारी दुनिया भारत का नाम लेके चिढ़ाती थी कि भारत के पास कोई परमाणु बम नहीं और परमाणु बम हो भी नहीं सकता है। भारत के एक वैज्ञानिक को ये बात तीर की तरह से चुभती थी, उनका नाम था डॉक्टर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। उनको ये तीर की तरह से चुभती थी कि भारत क्यों नहीं परमाणु बम बना सकता, दुनिया के वैज्ञानिक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं ये काम कर सकते। और उन्होंने सपना देखा और उनके सपने में दूसरे वैज्ञानिक एक एक करके शामिल हुए और वो वैज्ञानिकों के परिश्रम पराक्रम का कमाल देखो, उनके अभिक्रम का कमाल देखो कि भारत ने सारी दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया कि हम परमाणु बम भी बना सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसका परीक्षण भी कर सकते हैं। और परीक्षण हमने कर दिया। आप जानते हैं सबसे पहला परीक्षण 1974 में किया श्रीमती गांधी के समय में, और उसके बाद 3 परीक्षण उसके बाद हमने किए और हमने ये परमाणु परीक्षण करके सिद्ध कर दिया कि अमेरिका या फिर फ्रांस या तो फिर ब्रिटेन या तो फिर रूस या तो फिर चीन जैसे देशों के पास जो परमाणु हथियार हो सकते हैं वो भारत के देश के पास भी परमाणु हथियार हो सकते हैं। और परमाणु हथियार हैं हमारे पास, ये वैज्ञानिकों ने बनाकर दुनिया के सामने सिद्ध किया। इतना ही नहीं, उन परमाणु हथियारों को हम मिसाइलों पर लगाकर अंतरिक्ष में लेके जा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनका अंतरिक्ष में उपयोग कर सकते हैं। ये सिद्धि भी हमारे वैज्ञानिकों ने अभी हासिल कर ली है और ये भी संपूर्ण स्वदेशी की ताकत पर हुआ है, संपूर्ण स्वदेशी के आग्रह पर हुआ है। और अब तो आपको एक खुशी की बात बताता हूँ, अभी तक भारत के बारे में थोड़े दिनों से ये बात चल रही थी कि भारत के पास परमाणु बम है, बहुत अच्छा है, भारत अपने परमाणु बम का उपयोग अंतरिक्ष में कर सकता है, इसकी क्षमता का अंदाज़ा भी दुनिया के देशों को लगा। लेकिन कुछ 10 साल से भारत के बारे में दुनिया के देश ये कहा करते थे कि पानी के अंदर परमाणु बम का इस्तेमाल कर सके भारत की अभी ये क्षमता नहीं विकसित हुई है। लेकिन अभी इसी साल भारत के वैज्ञानिकों ने एक परमाणु पनडुब्बी बना के सारी दुनिया को दिखा दिया कि पानी के अंदर अरिहंत नाम की पनडुब्बी जो इस देश ने बनाई है संपूर्ण स्वदेशी है, 100% स्वदेशी है और वो पानी के अंदर जाकर परमाणु हथियार का हमला कर सकती है, किसी भी दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। दुनिया में ये क्षमता सिर्फ 3 देशों के पास है, या तो अमेरिका के पास है, या तो चाइना के पास है और या तो फ्रांस के पास है। लेकिन अब भारत के पास भी ये क्षमता आ गई है कि पानी के नीचे 100 मील तक नीचे जाकर हमारी पनडुब्बी परमाणु हथियार का उपयोग कर सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो पनडुब्बी में परमाणु हथियार लगा के हमें कोई विकास करना पड़ा, या रॉकेट पर परमाणु हथियार लगा के हमें कोई विकास करना पड़ा, या धरती पर परमाणु बमों का विकास करने के लिए परीक्षण करना पड़ा, ये सारी विधा का प्रयोग स्वदेशी वैज्ञानिकों ने किया, स्वदेशी तकनीकी से किया, स्वदेशी आग्रह के आधार पर किया और स्वदेशी गौरव को सारी दुनिया में प्रतिस्थापित किया। ये हाईटेक चीज़ें होती हैं। मिसाइल बनाने का काम, सैटेलाइट बनाने का काम, परमाणु बम बनाने का काम, पनडुब्बी बनाने का काम, जलयान बनाने का काम, जलपोत बनाने का काम, टैंक बनाने का काम, टैंकर बनाने का काम, तोप बनाने का काम, बंदूकें बनाने का काम, राइफल बनाने का काम, गोला बारूद बनाने का काम, ये सब चीज़ें हाईटेक होती हैं और इन सब चीज़ों में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं स्वदेशी के रास्ते पर। और एक चीज़ याद आती है मुझे कि हमने तो स्वदेशी के रास्ते पर चलकर सुपर कंप्यूटर भी बना लिया और सारी दुनिया को दिखा दिया। सीरीज में सुपर कंप्यूटर दुनिया के देशों ने पहली बार देखा बनते हुए, वो भारत में बना और वो सुपर कंप्यूटर बना, फिर उस टीम ने दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया और अब हिंदुस्तान ने अभी तक 56 से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर बनाकर दूसरे देशों को बेच दिए और कनाडा जैसे देशों ने हमारे सुपर कंप्यूटर खरीदे। अब तो अमेरिका हमारे सुपर कंप्यूटर खरीदने को चाहता है। कारण पता है क्या है? भारत का सुपर कंप्यूटर अमेरिका से 10 गुना सस्ता है और 100 गुना ज़्यादा स्पीड पे काम करता है। कीमत में 10 गुना कम है और सुपर कंप्यूटर की स्पीड अमेरिकन सुपर कंप्यूटर से 100 गुनी ज़्यादा है। कीमत भी कम हो,
क्वालिटी भी अच्छी हो, ऐसा अद्भुत काम हमारे देश के वैज्ञानिक करके दिखा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है, इतने सारे उदाहरण देने के पीछे एक ही कारण है, वो ये कि भारत में तकनीकी का जितना विकास हो रहा है वो सब स्वदेशी के ताकत पर हो रहा है, स्वदेशी के आग्रह से हो रहा है, स्वदेशी गौरव, स्वदेशी अभिमान के साथ हो रहा है। कोई विदेशी कंपनी हमको टेक्नोलॉजी देने नहीं आ रही है और वो कभी आएंगे भी नहीं, क्योंकि जो उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको लाकर वो कभी भी हमको नहीं देंगे। हाँ, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कोई भी विदेशी कंपनी भारत को आकर अगर टेक्नोलॉजी देगी तो उनकी 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हमको देगी, जो उनके देश में बेकार हो चुकी है, जिसका वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो उनके लिए फेंकने लायक है, डंप करने लायक है, वही टेक्नोलॉजी वो हमको देंगे। वो कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमको लाकर नहीं देने वाले। अब मैं उदाहरण से बताता हूँ। अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों ने भारत में एक टेक्नोलॉजी लाई है जो अमेरिका में पिछले 20 साल से बंद हो चुकी है। वो टेक्नोलॉजी जानते हैं क्या है? कीटनाशक बनाने वाली टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड्स बनाने वाली टेक्नोलॉजी, इंसेक्टिसाइड बनाने वाली टेक्नोलॉजी। मैं नाम लेके बताता हूँ। जो कीटनाशक अमेरिका में 20 साल पहले बंद हो चुके हैं बनना और बिकना, और उनके कारखाने उनके यहाँ बेकार हो गए। 20 साल पहले वो कारखाने चलाते थे और वो कारखाने उन्होंने लगाए थे दूसरे विश्व युद्ध में। आपको एक बहुत रोचक जानकारी बताता हूँ। ये जो कीटनाशक बनाने वाले कारखाने होते हैं और ये रासायनिक खाद बनाने वाले जो कारखाने होते हैं, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, मोनोक्रोटोफॉस, डाइक्रोमेट, ये सारे जहरीले रसायन बनाने वाले जो कारखाने होते हैं, ये सब लगाए गए थे अमेरिका और यूरोप में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में। 1939 से 1945 के बीच में ये सारे कीटनाशक और जहरीले रसायन बनाने वाले कारखाने लगे यूरोप और अमेरिका में। क्यों? क्योंकि उस समय बम बनाने में इन सभी जहरीले रसायनों का इस्तेमाल होता था और दूसरे विश्व युद्ध में लाखों करोड़ों रुपए के बम बिके हैं, हथियार बिके हैं, ये सब आप जानते हैं। और उन हथियारों और बम के कारण 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मरे हैं दूसरे विश्व युद्ध में, ये भी आप जानते हैं। तो ये हथियार बनाने के लिए रासायनिक सामान बनाए जाते थे, उनके कारखाने लगाए। बाद में क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, रासायनिक हथियार बिकना बंद हो गए, बम बिकना बंद हो गए, तो बम को बनाने वाला जो कच्चा माल होता था, रॉ मटेरियल, वो बिकना बंद हो गया। तो इन सब देशों ने क्या रास्ता निकाला कि जो कच्चा माल है, उनके पास रॉ मटेरियल है, वो दूसरे देशों में बेचा जाए और दूसरे देशों में उसकी खपत कराई जाए। तो दूसरे देशों में उस कच्चे माल को बेचने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशक बना लिए और धीरे धीरे अपने देश से उन्होंने सारा उत्पादन बंद कर दिया। आज से 20 साल पहले अमेरिका ने रासायनिक खाद और कीटनाशक के जो कारखाने बंद किए, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने भारत को उठा के दे दी और हमने वो खरीद ली। यूरोप के देशों ने हमको वो कारखाने बेच दिए, हमने खरीद लिए। तो भारत में अब जहर बनाने वाले कारखाने हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड यहाँ बनता है, डीडीटी यहाँ बनता है, क्लोरोपाइरीफॉस बनता है, मोनोक्रोटोफॉस बनता है, डाइक्रोमेट बनता है। ऐसे 56 से ज़्यादा जहरीले रसायन हैं जो अमेरिका और यूरोप में बनना बंद हो चुके हैं, लेकिन वो भारत में बनते हैं। यहाँ पर उनका माल बिकता है, बेचे जाते हैं और किसानों को फंसा कर खेतों में उनको डलवाया जाता है। ये टेक्नोलॉजी विदेशों ने हमको दी है और इस टेक्नोलॉजी का जानते हैं साइड इफ़ेक्ट कितना है। एक ही घटना सुनाता हूँ, आप उससे अंदाज़ा लगाइए। 1984 में अमेरिका की एक कंपनी ने अमेरिका से अपना कारखाना उठाकर भारत में लगाया। उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड और वो कारखाना लगा भोपाल में, और भोपाल में लगा बहुत घनी बस्ती के बीच में, जवाहर नगर में। तो वहाँ यूनियन कार्बाइड का कारखाना लग गया। उस कारखाने में उन्होंने एक जहरीला सामान बनाना शुरू किया जिसका नाम था 777, 777, एक कीटनाशक वो बनाते थे। उसमें जहरीले रसायन और गैसों का इस्तेमाल करते थे और एक दिन वो जहरीली गैस का सिलेंडर फट गया, उसमें से हज़ारों टन जहरीली गैस निकली और भोपाल में 17,000 लोग एक ही रात में तड़प तड़प कर मर गए और 1 लाख से ज़्यादा लोग जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गए।
किसी के फेफड़े गल गए, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी का लीवर चला गया, किसी की आंखें चली गई, किसी की सुनने की शक्ति चली गई, किसी की प्रोक्रिएशन की ताकत खत्म हो गई। ऐसी विकलांगता में 1 लाख से ज़्यादा लोग, और आने वाली पीढ़ियों पर उसका असर है, क्योंकि अभी तक भोपाल में बच्चे पैदा होते हैं, इस दुर्घटना के बाद वो विकलांग पैदा होते हैं, जबकि इस घटना को 25 साल से ज़्यादा गुजर गए। तो ये टेक्नोलॉजी आई हमारे देश में अमेरिका से, जो उनके यहाँ काम में नहीं आती, रिजेक्ट हो गई है, रिडेंडेंट है, वो टेक्नोलॉजी लाकर उन्होंने भारत में स्थापित की और इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि यूनियन कार्बाइड का जो एक कारखाना भोपाल में था, जिससे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, ऐसे 56 से ज़्यादा कारखाने भारत में अलग अलग स्थानों पर लगे हुए हैं। अमेरिका और यूरोप की देशों की लाई हुई रद्दी से रद्दी तकनीकी उसमें इस्तेमाल की जा रही है और जहर का उत्पादन किया जा रहा है, और ये जहर भारत के किसानों को बेचा जा रहा है। किसान उसको खेत में डाल रहे हैं, खेत में से वो गेहूं, चावल, चने, दाल में आ रहा है, फिर वो हमारे शरीर में आ रहा है, फिर उसको खाकर हमारे शरीर में 20 किस्म की बीमारियां हो रही हैं। इतनी रद्दी और घटिया टेक्नोलॉजी यूरोप और अमेरिका से हमारे देश में आती है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। वो हाई टेक्नोलॉजी हमको नहीं देते, जो टेक्नोलॉजी उनके यहाँ बिल्कुल काम की नहीं है, कबाड़ की है, उसको उठाकर भारत को बेच देते। इसी तरह से और एक उदाहरण बताऊं, अमेरिका की कुछ कंपनियों ने भारत में रेफ्रिजरेटर बेचना शुरू किया है। आप जानते हैं कि ये रेफ्रिजरेशन की जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करती है, और हमारी जो ओजोन लेयर है, जो हमारी सुरक्षा के लिए भगवान ने हमको दे रखी है, उसको ख़त्म करती है। तो जो रेफ्रिजरेटर बनाना अमेरिका, यूरोप ने 15-20 साल पहले बंद कर दिया, वो टेक्नोलॉजी लेकर उनकी कंपनियाँ भारत में आई हैं और वही रेफ्रिजरेटर बेच रही हैं जो 20 साल पहले उनके देश में बंद हो चुके। इसी तरह से और भी कई क्षेत्र में केमिकल टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत सारी तकनीकी उन्होंने लाके हमारे देश को देना शुरू किया है। तो मेरा आपको कहने का एक ही अभिप्राय है, वो ये कि कोई भी विदेशी कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाकर भारत को नहीं देती, ज़रूरत की तकनीकी लाकर वो हमको नहीं देते। जिस तकनीकी की हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो मना कर देते हैं, और जो तकनीकी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती हमारे सिर पर थोप देते हैं, डाल देते हैं। हम इस घटा टोप में फंस गए हैं। विदेशों से तकनीकी आ रही है, इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें कुछ खास दम नहीं है। इसलिए आप इस माया मोह से बाहर निकलिए। कोई टेक्नोलॉजी उनके यहाँ से आती नहीं है। जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं वो हम बनाते हैं। विकास करना होता है देश का, हम करते हैं, और आगे बढ़ाना होता है तो हम बढ़ाते हैं। विदेशी कंपनियाँ तो एक ही चीज़ लेके आती हैं, जो रद्दी टेक्नोलॉजी उनके यहाँ चल नहीं सकती उसको लाकर यहाँ फेंक दें, और जो वस्तुएं उनके यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकती उनको लाकर यहाँ पर फेंक दें। अब मैं और एक छोटा सा विषय लेना चाहता हूँ जो बहुत गंभीर है कि विदेशी तकनीकी कैसी है। मैं आपको दवाओं के क्षेत्र में कुछ बताना चाहता हूँ। चिकित्सा के क्षेत्र में, दवाओं के क्षेत्र में अक्सर हमको ये सुनने को मिलता है कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आ रही हैं, बहुत सारी दवाएं बनाकर ला रही हैं, उन दवाओं को भारत में बेचा जा रहा है। हमको ऐसा लगता है कि ये दवाएं बहुत हाई टेक हैं, हाई क्वालिटी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि दुनिया के देशों में जो जो दवाएँ 20, 25, 30 साल से बंद हो चुकी हैं, जिनको जहर घोषित किया गया है, जिनको A क्लास पॉइजन, B क्लास पॉइजन डिक्लेयर कर दिया गया, जो बहुत ही खतरनाक जहर हैं, ऐसी दवाएं लाकर विदेशी कंपनियां भारत में बेचती हैं और हजारों करोड़ रुपए लूटती हैं। उसका मुझे बहुत दर्द है। मैं 1947 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो पता चला विदेशी कंपनियां मात्र 10 करोड़ की दवाएं बेचती थी इस देश में 1947 में। अब 2009 आ गया तो विदेशी कंपनियों की दवाएं जो उनके वाइट मनी में हैं, उनकी बैलेंस शीट में है, और उन्होंने जो अपने आंकड़े दिए हैं वो 70,000 करोड़ के हैं। माने 70,000 करोड़ की दवाएं आज वो भारत में बेच रहे हैं, और इनमें से अधिकांश दवाएं ऐसी हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको भारत देश के एक जस्टिस हाथी हुआ करते थे, उन्होंने एक कमीशन की रिपोर्ट बनाई थी जिसको जस्टिस हाथी कमीशन रिपोर्ट कहते हैं। उस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े बताता हूँ। उन्होंने बताया हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिकों की और भारत के कुछ विधि विशेषज्ञों की, कानून के जानकारों की एक समिति बनी थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस हाथी। उन्होंने बताया कि भारत में जितनी बीमारियाँ हैं
उन सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए एलोपैथी की मात्र 117 दवाओं की ज़रूरत है, मात्र 117। लेकिन मुझे दुख है ये कहते हुए कि हमारे देश में इस समय एलोपैथी की 84,000 दवाएं बिक रही हैं। ज़रूरत सिर्फ 117 दवाओं की है। कितना बड़ा अत्याचार और अन्याय इस देश पर हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात करता हूँ। WHO कहता है कि भारत की सभी बीमारियों का इलाज करने के लिए 250 अधिक से अधिक दवाओं की ज़रूरत है। कम से कम 117, अधिक से अधिक 250, और इस देश में 84,000 दवाओं के फॉर्मुलेशन बिक रहे हैं जो बिल्कुल बेकार हैं, आपके किसी काम के ही नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है कि जो दवा आप खा रहे हैं किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर लिखी हुई, वो दवा आपके काम ही नहीं आने वाली है। और इससे भी ज़्यादा दुख और अफसोस है कि जो काम नहीं आए दवा, वहाँ तक तो समझ में आता है। जो दवा आपके शरीर को हानि पहुँचाए, दुष्परिणाम करे, ऐसी खतरनाक दवाएं भी हम खा रहे हैं इन विदेशी कंपनियों के द्वारा जो बेची जा रही। कुछ दवाओं के नाम लेके बताता हूँ। दवाओं की संख्या अब तक जो हमारे पास आ पाई है, हमने अभी तक 5,000 दवाओं को लिस्ट किया है। 5,000 हैं, 84,000, ध्यान रखिएगा, 84,000 दवाएं बाजार में हैं। इनमें से सिर्फ 117 काम की हैं, बाकी सब बेकार हैं। जो बेकार की दवाएं हैं उनमें से 5,000 को अभी तक लिस्ट कर पाए हैं, सूची बना पाए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख दवाओं के नाम मैं लेना चाहता हूं, जिन्हें अक्सर हम खरीद कर खाते रहते हैं, और वो दुनिया के कितने देशों में बंद हैं और वो हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुँचाती। एक दवा है जो बहुत ज़्यादा इस देश में इस्तेमाल होती है, ऑक्सीफन बूटाजोन। एक दवा है फिनाइल बूटाजोन। एक दवा है उसका नाम है एक्टिमाल। एक दवा उसका नाम है एल्जीरियल। एक दवा है उसका नाम है बूटा कार्डिडान। एक दवा है बूटा प्रॉक्सीवॉन। ये 7 दवाएं हैं जो ब्रिटेन में, पश्चिमी जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, फिनलैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, मलेशिया में, इजराइल में, जॉर्डन में, और हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में भी बंद है। बांग्लादेश में बंद हैं ये 7 दवाएं जिनके नाम मैंने, और 20 साल से बंद हैं, आज से नहीं 20 साल से बंद है। बांग्लादेश भी जिन दवाओं को बिकने नहीं देता अपने यहाँ, इजराइल जैसा देश बिकने नहीं देता, जॉर्डन जैसा देश बिकने नहीं देता, फिनलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, मलेशिया में वो दवाएं नहीं बिकती, अमेरिका, जापान, इटली, स्वीडन, जर्मनी में कहीं नहीं बिकती, वो भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं ये 7 दवाएं। और इनके दुष्परिणाम क्या हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दवा की थोड़ी सी खुराक, 3 या 4 खुराक ही काफ़ी है कि आपकी अंतड़ियों में घाव हो जाए। इन दवाओं को लेने से रक्त का कैंसर होने की पूरी संभावना होती है। और अब तक हिंदुस्तान में 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इन दवाओं को खा के। लेकिन ये दवाएं धड़ल्ले से बिक रही हैं, विदेशी कंपनियों के नीचे बेची जा रही हैं। इसी तरह से मैं और बताता हूँ। एक दवा है इस देश में, उसका नाम है ऑक्सीपोज। एक दवा है उसका नाम है सुग्रिल। एक है ऑक्सीजोन, एक है पैराबूटाजोन, एक है क्यूलोकिनोल, एक है एम्बिक्विनोल, एक है एलिकिन, एम्बिजाइन फोर्ट, एमिक्योर, एमिक्विल और एमिजील प्लस। ये सारी दवाएं, ये करीब 7-8 दवाएं हैं। जापान में बंद है, नॉर्वे में बंद है, स्वीडन में, जर्मनी में, डेनमार्क में, नेपाल जैसे देश में ये दवा बंद है, फिलीपींस में बंद है, स्पेन में, फ्रांस में, श्रीलंका में, और भारत में धड़ल्ले से बिक रही है। इन दवाओं का दुष्परिणाम क्या है? पैर में लकवा मार सकता है, शरीर में लकवा मार सकता है, आप अंधे हो सकते हैं, अंधे होने का खतरा बना रहता है, और 10,000 से ज़्यादा लोग इन दवाओं को खाकर लंगड़े और अंधे हो चुके हैं, फिर भी धड़ल्ले से ये बिक रहे। इसी तरह से एक दवा है एनल्जिन, आप खूब अच्छे से नाम सुनते हैं, एनल्जिन, फिर बैरालगन, फिर बूटाजोन, फिर वुस्कापान, फिर बूटालजिन, फिर फारजेसिक, फिर मालार्जिन, ऑक्सीपोज, सिनालजेसिक। ये दुनिया के 20 देशों में बंद हैं, भारत में धड़ल्ले से बिक रहे। इन दवाओं का क्या है कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, इनके बनने की गति को ये दवाएं इतना धीमा कर देती हैं कि मरने की तैयारी हो जाती है आदमी की। मांसपेशियों की संरचना में भयंकर विकार उत्पन्न कर देती हैं, और इसका व्यक्ति सेवन करके अंत में मर ही जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लगभग 5,000 दवाएं हैं जो भारत में अनेक विदेशी कंपनियां धड़ल्ले से बेच रही हैं, और इसका व्यापार करके हजारों करोड़ लूट रहे हैं।
एक दो नहीं, 70,000 करोड़ रुपए वो लूट रहे। और महत्व की बात यह है कि हाथी कमीशन ने जो 117 दवाओं को जरूरी दवाएं बताया था, आवश्यक दवाएं बताया था, उनमें से कोई भी विदेशी कंपनी उत्पादन नहीं करती उनको। आपको सुन के हैरानी होगी कि जो 117 जरूरी दवाएं हैं, आवश्यक हैं, उनका उत्पादन सब स्वदेशी कंपनियां करती हैं, भारतीय कंपनियां करती हैं, हमारी कंपनियां उनका उत्पादन करती हैं। विदेशी कंपनियों को उत्पादन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कारण क्या है? उन 117 दवाओं के कीमतें ज़्यादा नहीं रख सकते, सरकार उस पर कई बार कंट्रोल कर लेती है, जनहित में सरकार उनको जो है ना ऑर्डर डाल देती है। तो विदेशी कंपनियों को थोड़े मुनाफे में संतोष नहीं है, ज़्यादा मुनाफा उनको उन्हीं दवाओं में मिलता है जो सरकार के कंट्रोल के बाहर हैं। तो जितनी भी बेकार की दवाएं हैं वो कंट्रोल के बाहर हैं, इसलिए उनको बना के ये धड़ल्ले से बेचते हैं और बहुत मुनाफा कमाते हैं। मैं माताओं बहनों के लिए एक विशेष बात कहना चाहता हूँ। कई विदेशी कंपनियां हमारे देश की माताओं बहनों के लिए गर्भ निरोधक उपाय बेचती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पिल्स के रूप में बेचे जाते हैं, गोलियों के रूप में बेचे जाते हैं, और उनके कुछ अलग अलग नाम हैं। नॉरप्लेंट है, डिपो-प्रोवेरा है, फिर आई पिल है, फिर ई पिल है, ऐसी करके माताओं के बहनों के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेचे जाते हैं। और मैंने जब इनके बारे में जानने की कोशिश की और इसके बारे में दुनिया भर से आंकड़े निकाले तो मुझे इतना दुख हुआ, तकलीफ हुआ कि जिन देशों की ये कंपनियां हैं उन देशों की माताओं बहनों को वो कभी नहीं बेचते, भारत में लाकर वो बेच रहे हैं। जैसे हमारे देश में माताओं बहनों के लिए डिपो-प्रोवेरा नाम का एक तकनीक है जो इन्होंने बनाई है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, गर्भ निरोधन के लिए। वो अमेरिका की कंपनी है, कंपनी का नाम है अपजॉन। ये कंपनी को अमेरिका की सरकार ने बंद किया हुआ है, बैन किया हुआ है कि वो डिपो-प्रोवेरा को अमेरिका में नहीं बेच सकते, तो उन्होंने नहीं बेचा और डिपो-प्रोवेरा का उत्पादन करके वो भारत में ले आए। भारत सरकार से उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, अब यहाँ धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ये इंजेक्शन के रूप में भारत की माताओं को दिया जा रहा है और भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर ये इंजेक्शन्स माताओं बहनों को लगा रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है? ये माताओं बहनों को ज़्यादातर माहवारी का जो चक्र है, मासिक चक्र है, वो पूरा बिगाड़ देता है ये डिपो-प्रोवेरा, और अंत में उनके गर्भाशय में कैंसर कर देता है और उन माताओं बहनों की मौत हो जाती है। कई बार माताओं बहनों को पता ही नहीं चलता कि वो किसी डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने उनको वो इंजेक्शन लगा दिया डिपो-प्रोवेरा का, बताया नहीं उनको, और उनको कैंसर हुआ और वो मर गए बिना बताए। हमारी माताओं बहनों के ऊपर परीक्षण इस दवा का किया गया और बिना बताए पूरे देश में इसको धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। पता नहीं कितने लाख, कितनी करोड़ माताओं बहनों को ये लगवा दिया गया और उनकी ये हालत हो रही है।